नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के बहुत ही प्रतिष्ठित मुरुगा मठ प्रमुख और रेप के आरोपी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। सरकारी वकील ने आपत्ति दायर करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। डॉक्टर शिवमूर्ति पर 2 नाबालिग लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला 26 अगस्त को दर्ज करवाया गया है। इनमें से एक अनुसूचित जाति की छात्रा है। 27 अगस्त को पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 376 यानी कि बलात्कार की धारा भी यहां पे लगाई गई है। पीड़ित नाबालिग लड़कियों का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है, लेकिन मुरुगा मठ प्रमुख को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। 2 लड़कियों ने आरोप लगाया है। ये दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हम आपको इसमें ग्राफिक के जरिए थोड़ी और जानकारी दे देते हैं कि यह मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नेहाल किदवई। नेहाल किदवई हमारे साथ इस वक्त है। नेहाल, ये जो पूरा मामला है, इसमें ज़्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कुछ कह नहीं रही हैं। यहाँ पर जो प्रमुख हैं मठ के, उनके वो शायद लिंगायत समाज से आते हैं, जो कि काफ़ी वहाँ पर पावरफुल है। 2 लड़कियों ने आरोप लगाया है, यौन शोषण का, बलात्कार तक का मामला दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है, बहुत ही इसके राजनीतिक पहलू हैं। क्या बातें इसमें अब तक सामने आई हैं और इस पर क्या हो रहा है? कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। देखिए, कुल 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अब तक किसी से पूछताछ भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की बात अलग है। पॉक्सो के साथ साथ बलात्कार की धारा लगी हुई है। कम से कम पूछताछ होनी चाहिए, ऐसा विपक्ष की मांग है। और एक जो इसमें से पीड़ित है वो अनुसूचित जाति की है। उसको लेकर के काफी आज धरना प्रदर्शन भी वहां पर हुआ और ये मांग भी की गई कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। साथ ही साथ कई सारी संस्थाओं ने भी इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक न तो पूछताछ हुई है न किसी की गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लिंगायतों का सबसे प्रभावशाली मठों में से एक है मुरुगा मठ चित्रदुर्गा का, और शिवमूर्ति डॉक्टर शिवमूर्ति बहुत ही प्रभावशाली मठाधीश हैं। सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, और ऐसे में जो आरोप उन पर लगे हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। हालांकि शिवमूर्ति ने खुद ही कहा, जब ये आरोप लगे उसके बाद एफआईआर के 2 दिनों के बाद उन्होंने जो अपना बयान जारी किया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात का दावा किया था कि ये सब बेबुनियाद आरोप है और जल्द ही इस विकट परिस्थिति से वो निकल पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। लिंगायतों का एक बहुत बड़ा मठ है ये, और ऐसे में यहाँ बीजेपी सरकार निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दबाव में है, और इसीलिए अब तक स्वामी जी से पूछताछ भी नहीं हुई है। और ऐसे में यहाँ पर पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं दबाव में है। और लिंगायत समाज वहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली है, वोट बैंक बहुत बड़ा है वो, निहाल। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी इन्हें लुभाने में जुटी हुई है। कहीं से कोई इस पर कुछ बोलने को नहीं तैयार है। तो ये जो हैं शिवमूर्ति शरनारू जो के प्रमुख हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, 5 लोग लगे हैं, प्रमुख एक ये हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन है वो? देखिए, 1991 में वो मठाधीश बने थे डॉक्टर शिवमूर्ति, और उनकी एक अच्छी छवि रही है। यहाँ पर मामला यह है कि ये मठ 12वीं सदी का है, और इस शिवमूर्ति के साथ साथ जब वो मठ में आए थे, उनके साथ एक बसवराज नाम का उनका बचपन का दोस्त भी आया था। बसवराज और शिवमूर्ति दोनों अच्छे दोस्त थे। बसवराज को कहा जा रहा है कि पहले शिवमूर्ति से पहले बसवराज को ही वहां पर मठाधीश बनना था, लेकिन उन्होंने शादी कर ली, और शादी करने की वजह से मठाधीश का जो पद है वो दिया गया शिवमूर्ति को, क्योंकि जो वहां पर व्यवस्था है उसके मुताबिक शादी करने के बाद वहां पर आप मठाधीश नहीं बन सकते।
और ऐसे में जब डॉक्टर शिव मूर्ति वहां पर मठाधीश बने और उसके बाद से लगातार वहां पर वो 1991 से वहां पर हैं और उनकी एक अच्छी छवि रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बसवराज को बाद में मठ का काम करने, मठ की देखरेख का जिम्मा दिया गया। मठ के कई सारी उसकी संस्थाएं चलती हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कई सारे स्कूल हैं और वो आसपास के दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है। तो कहते हैं कि कुछ हेरा फेरी का मामला सामने आया, उसके बाद बसवराज को हटा दिया गया वहां से, तकरीबन आज से 13-14 साल पहले। उसके बाद बसवराज चुनाव लड़े, चुनाव जीते वो, और अब पिछले साल, इसी साल उनको दोबारा मठ में लाया गया। लेकिन पहले जिस तरह की उनकी पकड़ थी मठ पे बसवराज की, वो अब नहीं रही। और ऐसे में डॉक्टर शिव मूर्ति और बसवराज, इन दोनों के बीच में तनातनी हमेशा बनी रहती थी। तो कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि शायद इसी तनातनी का, ये जो आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर शिव मूर्ति पर, ये इसी तनातनी का नतीजा है। हो सकता है इसमें ये कॉन्स्पिरेसी की बात भी हो रही है और उन्होंने सफाई दी है अपनी तरफ से कि मैं साजिश का शिकार हुआ हूं। धन्यवाद आपका नेहाल। और नेहाल ने जैसा बताया कि नेहाल ने ये बताया है कि इसमें जो है कई राजनीतिक पहलू भी है, चुनाव भी होने हैं। धन्यवाद आपका नेहाल। तो चुनाव होने हैं, इसके लिए इस लिंगायत समाज को लुभाने में जुटी हुई है न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी, और लिंगायत का यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव है। ये बहुत अहम, बहुत ही प्रमुख लिंगायत मठ है। अब अभी तक कोई सवाल जवाब, किसी तरह के इनसे पूछताछ नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी इस पर अब तो आगे की बात है, लेकिन सवाल जवाब भी नहीं हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, जो बीजेपी नेता हैं, सीमा समृद्धि हैं, वरिष्ठ वकील हैं। नमस्कार आप दोनों को। और सीमा समृद्धि, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि इसके ऊपर ये जो मामला है जिसमें कि मठ प्रमुख के ऊपर आरोप लगाए हैं 2 नाबालिग लड़कियों ने, और उसमें जो धारा लगी है एक बलात्कार का भी आरोप है, पर इसमें अब तक क्या हो जाना चाहिए था? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिन पर आरोप लगे हैं, जाहिर है वो कह रहे हैं मैं साजिश का शिकार हुआ हूं, देश के कानून का सम्मान करता हूं, पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं और सच सामने आएगा। पर अब तक किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद होनी थी? क्या होना चाहिए था अब तक? देखिए मैम, अगर कोई भी कानून में विश्वास करता है और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, अभी तो जैसे कि मैं देख रही हूँ न्यूज में कि पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, 376 सेक्शन लगा हुआ है इसमें, और साथ ही साथ एक बच्ची इसमें SC कैटेगरी की आ रही, तो इसमें SC ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। अब ये तीनों धाराओं में अगर मैं बात करूं मैम, तो लॉ का प्रोविजन यही है कि इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल जो है वारंट है, इशू कर दे, इवन की वारंट की बात ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पुलिस के पास पावर है, विदाउट वारंट ये अरेस्ट कर सकते हैं, हीनियस क्राइम है ये, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि वहां पर लिंगायत की संख्या काफी ज्यादा है, जो लोग लिंगायत समुदाय से आते हैं, इलेक्शन का टाइम है। देखिए मैम, जब लॉ की हम बात कर रहे हैं, जब हम संविधान की बात करें, देश के कानून की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इलेक्शन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और इस देश का कोई भी कितना भी बड़ा वोट बैंक वाला समुदाय, ये सारी चीजें कभी भी किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि इलेक्शन तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, फिर हमारी IPC में जो अमेंडमेंट आप किए जा रहे हैं लगातार 2018 में, आफ्टर निर्भया केस 2013 में आपने किया, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। या तो हम पॉलिटिकल, अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ऐसे अपराधों में तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर हमारी पुलिस की संख्या कम है तो हम टाइम पर चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे। मैटर जो है मैम 7, 8, 10, 15 साल बाद डिसाइड होंगे, या इस तरीके का मैटर्स जब आएगा तो उसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, तो यहाँ पर फिर जस्टिस कहाँ, कैसे प्रिवेल करेगा? तो लॉ का है कि ये अगर राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? चुनाव होंगे या लिंगायत समाज जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, पर इतना बड़ा अगर आरोप है तो आप जैसा बता रही हैं कि जो धाराएं लगी हैं, जो आरोप है, SC ST एक्ट में भी मामला दर्ज होना चाहिए, पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज हुआ है, नॉन बेलेबल है ये। शांत प्रकाश जाटव, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा लगता है, मतलब पूछताछ नहीं हुई, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, गिरफ्तारी तो आगे की बात है। तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण है उनको, एक पार्टी से नहीं कई पार्टियों से, क्योंकि लिंगायत समुदाय प्रभावशाली है, चुनाव भी होने हैं। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं येदियुरप्पा, वो तो उनके बचाव में भी खड़े हुए, उन्होंने ये तक कहा कि मुझे भरोसा है कि मठ प्रमुख बेदाग निकलेंगे, वो तो कानून अपना काम करेगा तब पता चलेगा। पर आपको लगता है इस समय तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कुछ किसी भी तरह की?
देखिए, मुझे ये जानकारी 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो कुछ ध्यान में आया विषय, और अभी मैं इस विषय पर बात भी कर पा रहा हूँ। ये मैं आपकी इन तमाम बातों से सहमत हूँ। वकील साहिबान ने अभी कहा कि चूंकि ये अनुसूचित जाति की भी बच्ची उसमें है, तो पक्की बात है कि इसमें जो है अनुसूचित जाति एक्ट जो है उसमें भी मामला दर्ज होना चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरीके से जो अपराध है और अपराधी वो इसमें से बच ना पाए। जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में ही मैंने सुना कि जो मठाधीश हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि खाली कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। जो धाराओं के मुताबिक जो मामला दर्ज है, तो उसी प्रकार से उन्हें कस्टडी में 5 लोगों को लेकर के फिर जांच की जाए, जिससे कि कहीं भी प्रभाव जो है वो उनका किसी भी चीज के ऊपर ना पड़े और बेबाक तरीके से जो है निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। मैं बिल्कुल इस घटना को कड़ी भर्त्सना भी करता हूं, और इस पर तफ्तीश जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, ऐसा भी मैं समझता हूं कि हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी घटनाक्रम टीवी चैनलों पर दिख रहा है, तो शायद इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो सख्त होना शुरू होगी। सुजाता पॉल, आपका क्या इसके ऊपर कहना है? अब तक किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सफाई तो आ ही रही है कि इसमें फंसाया गया है, हो सकता है कि कोई साजिश हो, आपसी रंजिश की कोई तरह की बात हो, जैसा हमारे सहयोगी निहाल किदवई बता रहे थे। लेकिन जिस तरह के इसमें धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और पूछताछ होनी चाहिए थी। पर आप देखें कि मठ प्रमुख के बचाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या तो कोई कुछ बोल नहीं रहा या कोई इसके ऊपर कुछ आवाज नहीं उठा रहा। क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि जब तक हमारे देश में हम अपने बच्चों का संरक्षण नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उनके साथ कोई भी चीज अगर गलत होती है उसमें हम खुलकर मुकर होकर नहीं बोलेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, उनको हमारी जरूरत है। और कानून इसीलिए बनाया जाता है, तो जो कानून के रखवाले होते हैं, यानी कि जो सत्तासीन होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो रूल बुक के हिसाब से कार्य करें, जो कानून की किताब में लिखा है वो करें। अगर एक मामला रजिस्टर हो गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इसमें क्यों बच रही है। भाई, आप पूछताछ करेंगे, अगर देखिए अगर उनके खिलाफ साजिश हुई होगी तो वो निश्चित तौर से वो छूट जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ चार्जशीट ही दाखिल करेगी पुलिस। अगर आपने बचाना भी है तो उसके लिए भी तो पूछताछ करना पड़ेगा ना नगमा जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हम देखते आए हैं, वही आज भी दिख रहा है। क्योंकि पर सुजाता जी, इसमें दूसरी पार्टियां भी नहीं बोल रही और लिंगायत समुदाय को लुभाने में सभी जुटे हैं, चूंकि चुनाव है। बल्कि यहाँ पर भी कांग्रेस भी इस पे ऊपर कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा मामला होता है तो जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो काफी शोर करती हैं, इस पर आवाज उठाती हैं कि भाई जांच हो, पूछताछ हो। पर ये कहीं नहीं, आवाज तो आ नहीं रही है कहीं भी। नहीं, देखिए नगमा जी, मैं एक बात जरूर साफ करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हमेशा से शोर मचाने का रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कानून की प्रक्रिया में विश्वास करती है और ये उम्मीद करती है कि अगर किसी के ऊपर दोषारोपण हुआ है तो एक तो हम उनका ट्रायल ना करें, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करा जाए। इसके लिए कोई नहीं कहेगा कि आप उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो ना करा जाए। लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पे जब शोर मचाती है और रिजल्ट आखिर में जो है वो कुछ नहीं आता है, तब ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे में जहां वो पूरा देखभाल लेती है, उसके बाद लगता है कि नहीं, इस विषय में हमें बोलना चाहिए, उसके बाद हम बोलते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे इस मामले को, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कोई भी कांग्रेस का नेता ये नहीं कहेगा कि कानूनी प्रक्रिया को आप फॉलो ना करें। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई आप पूछताछ तो करने जाएंगे, सरकार आपकी है, कानून मंत्री आपका है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, तो सवाल कांग्रेस पार्टी से करने के बजाय ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि आप पहले कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस से भी कुछ ज्यादा लोग इस पर बोलने को भी तैयार नहीं है। अच्छा है कि आप इस पर बोल रही हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और बीजेपी की से तो सवाल है ही, क्योंकि वहां पर तो देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बचाव कर रहे हैं खुलकर और कह रहे हैं कि
मुझे भरोसा है कि मठ प्रमुख जो है बेदाग निकलेंगे। अब वो अलग बात है, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो बेदाग निकलेंगे तो अच्छी बात है, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी रही हो कुछ। फिलहाल जैसे तरह की धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, उसमें क्या सवाल इस समय उठते हैं और क्या आप कहेंगी या क्या मांग इस समय हो सकती है? 2 नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया है, बलात्कार तक का आरोप है, इसमें SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज होना चाहिए, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इसमें, तो क्या होना चाहिए था अब तक? देखिए, एक वकील होने के नाते भी मैं यही कहूंगी कि कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जो कोई किसी को क्लीन चिट अगर पुलिस देना चाहती है, अगर उसके खिलाफ अपराध नहीं मिलता, वो एक अलग विषय है, मगर पॉक्सो के तहत जब एक ऑफेंस रजिस्टर होता है तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट केस होता है, तो आपको अरेस्टिंग भी करनी पड़ती है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन पूछताछ का पहला स्टेप कौन करेगा नगमा जी? ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा, सरकार को पुलिस से तो ये इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। तो शांत प्रकाश जाटव, सवाल आपसे है कि वहां की सरकार जो है वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है, पूछताछ होनी चाहिए, वो भी नहीं अभी तक हुई है, तो ऐसा सवाल उठ रहा है या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण है इनको, मुरुगा मठ के प्रमुख को, और वो एक शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, इस बात पर मैं सहमत यूं नहीं हूं कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां से कोई लीनियंसी दिखाई जा रही है। देखिए, मामला जो है पॉक्सो में दर्ज हुआ है, स्वाभाविक बात है कि पुलिस प्रशासन जो है वहाँ कोई कोताही नहीं बरत रहा है। जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो मामला भी वहाँ की जो सरकार है उसी के अधीन पुलिस है, तब मामला दर्ज हुआ है। अगर दुरुपयोग वाली बात होती तो मामला भी दर्ज नहीं होता। तो ऐसा इनकी जो बातें मेरे से अभी कही है, इन्होंने जो बात बोल रही है, दर्ज होने के बाद सबसे पहली कार्रवाई होनी चाहिए थी कम से कम पूछताछ की। मामला दर्ज, दुरुपयोग ऐसा तो नहीं होता कि मामला भी दर्ज ना हो, मामला दर्ज हुआ है पर कोई पूछताछ नहीं हुई है इसमें अब तक। एक बात और कह रहा हूँ ना, मैं तो इसमें एक बात और कह रहा हूँ कि न केवल पॉक्सो में अनुसूचित जाति अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज होना चाहिए, और संभवतः हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि शासन की तरफ से, भाजपा शासन की तरफ से या भाजपा सरकार इस वजह से कोई लीनियंसी है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही जो है ये जांच, और जांच होने के उपरांत जो है जो दोषी हैं वो हर हालत में कटघरे में होंगे। ये कहीं कोई लीनियंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पूरे देश के अंदर शासन भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है कि वो हमेशा जो है निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। सुजाता नगमा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ इनसे कि येदियुरप्पा जी इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे ना, तो अभी भी उनका महत्व तो होगा पार्टी में, या उन्हें मार्गदर्शक मंडली में आप भेज चुके हैं? तो अगर वो कह रहे हैं कि क्लीन चिट है तो आप मुझे बताइए, और इसमें पूछताछ नहीं हुई है, तो उत्तर प्रदेश वाला मामला आप भूल गए? वहां पर क्या हुआ था? वहां पे तो आपने कहा था कि रेप ही नहीं हुआ। तो अब जब एक मैटर रजिस्टर हुआ है और इसमें 156(3) के तहत हुआ है या पुलिस ने रजिस्टर किया है, इस पे अभी जो स्थिति है मेरे को साफ नहीं है कम से कम। लेकिन अगर केस रजिस्टर हुआ है किसी भी तरीके से, तो उसके आगे की प्रक्रिया कब होगी, इसके बारे में जाटव जी आप बताइए, क्योंकि आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि अनुसूचित जाति की जो बच्ची है उसके उस वाले मैटर में तो अनुसूचित जाति वालों के लिए भी जो केसेस होते हैं उनको भी तो जो है लाना चाहिए बीच में ना, उसको भी तो रजिस्टर करना चाहिए, वो धाराओं को भी इंक्लूड करना चाहिए। बताइए ये कब होगा? शांत प्रकाश जाटव, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि ये मामला दर्ज होगा भी। और ये बात कहना कि किसी पॉलिटिशियन ने, येदियुरप्पा जी ने उनको क्लीन चिट, ठीक है उनका व्यक्तिगत हो सकता है व्यवहार, मगर चूंकि वो अभी अपराधी नहीं घोषित हुए हैं तो उनका ये उम्मीद करना कि वो जो है बेदाग बाहर निकल के आएंगे, इसमें ये क्लीन चिट नहीं हो जाती है। जांच होगी, जांच में जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। ये बात कहना कि अमुक प्रदेश में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये देखिए अपराध करने वाला और जिसके ऊपर अपराध की आरोप लगा है उसको अपना निष्पक्षता पेश करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कोई बाहर का आदमी ये कह दे कि नहीं ये बेकसूर है। ये पुलिस के लिए ये जवाबदेही नहीं है। पुलिस उस व्यक्ति से जिस पर आरोप लगा है उसकी जांच करेगी और उसके बाद में वो जो है ना रिपोर्ट लगाएगी। अरे येदियुरप्पा बाहर के नहीं है, आपकी पार्टी के हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं?
मैं तो ये जानना नहीं, चाह रही देखिए, हूँ कि देखिए बाहर मैं का भी मतलब मानती है हूँ जो किसी को व्यक्ति, अरे बहन जी सुने, ये देखो, उन्होंने अपना पक्ष ये रखा है कि वो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने इस बात इसलिए उनसे उनके लिए कहा है। हो सकता है कि वो बेकसूर निकले, हो सकता है ये जो आरोप जो है पॉलिटिकल रिवेंज के कारण भी हो सकते हैं, ठीक मगर है, मैं ये नहीं कह मैं रहा भी हो मानती सकता है, हूँ। अगर लेकिन किसी जब ने पूर्व रखा मुख्यमंत्री तो ऐसी बात तुरंत बोलते हैं तो जांच एक तो होगी संदेश और जांच जाता है होनी कि उनको चाहिए। एक तरह से संरक्षण मिल रहा है बिल्कुल। और ऊंचे एक ओहदों पर पर्सन बैठे लोग जो हैं वो इस शायद कारण उनके से साथ अगर सहमति ऐसा है, पॉलिटिकल प्रेशर होता तो मामला किसी नहीं नहीं, सूरत में पर दर्ज आपको भी नहीं नहीं होता, लगता नगमा कि जी। एक पॉलिटिकल संदेश जरूर जाता है इससे, क्योंकि वो हमसे पूछताछ नहीं हुई है, आरोप उनके ऊपर गंभीर है और पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जाहिर तौर पर। ऐसा नहीं कि ये कोई भी कह रहा है और व्यक्तिगत तौर पर जान रहा है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। बहरहाल, मैं सीमा समृद्धि आपसे आखिर में एक सवाल जानना चाहती हूँ कि आपको उम्मीद है कि इस मामले में आप कोई सजा हो पाएगी? एक लंबी लड़ाई और मुश्किल लड़ाई होगी, दो नाबालिग लड़कियों की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जो सामने में लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं वो शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। मैम देखिए, जब इस तरीके के जो नॉन अवेलेबल वारंट में अगर एफआईआर लॉन्च्ड हुई है तो फर्स्ट जो पुलिस की ड्यूटी थी इनकी अरेस्टिंग, क्योंकि अरेस्टिंग इसलिए जरूरी है जिससे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो पर्सन जिनके खिलाफ में इस तरीके की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, क्या वो उन बच्चियों को नहीं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको नहीं डराएंगे, धमकाएंगे? क्या फैक्ट को टेम्पर नहीं किया जा सकता, एविडेंस को नहीं मिटाया जा सकता है? तो इसके लिए गिरफ्तारी तो बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये इस तरीके के जो एक्स चीफ मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं, इससे कैसे हम कह सकते हैं कि वहां पर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? और जो भी एफआईआर लॉन्च हुई है मैम, वो एक एनजीओ के सपोर्ट के माध्यम से हुई है। वो बच्चियां तो उस हॉस्टल में 3 साल तक लगातार उनका रेप किया गया है, 3 साल तक वो निकल नहीं पाई, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। जब उस एनजीओ ने काउंसलिंग की, जब उनको पता चला, उसके माध्यम से एफआईआर लॉन्च हुई है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैम, अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो पूरे देश ने देखा बिल्किस बानो केस में क्या किया गया। जाटव जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, आपकी जो सेंट्रल की रेमिशन पॉलिसी है और जो आपकी गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी थी, कहीं से भी बिल्किस बानो का मैटर उसको कवर कर रहा था? कहीं नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उन 11 अपराधियों को, जिनको की सीबीआई की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसमें पुलिस को सजा हुई है, उसमें डॉक्टर को सजा हुई है, वो मैटर गुजरात से वहां पर महाराष्ट्र में आकर के उसमें हुआ। अब सोचिए ऐसे मैटर में क्या बीजेपी गवर्नमेंट मैसेज देना चाह रही है? हाथरस में एक बिटिया को उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी का तेल डाल करके रात में जलाया है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार तो कटघरे में हाई कोर्ट में खड़ी हुई है, जिसमें मैं मुकदमा लड़ रही हूँ। अगर उस केस की सच्चाई बता दें कि इनकी मंशा क्या है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उस परिवार को उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था हम 25 लाख रुपए कंपनसेशन, एक सरकारी नौकरी और एक आपको घर प्रोवाइड करवाएंगे। ये मुकदमा लड़ते लड़ते मुझे 1.5 साल हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार डिनाई कर गई। जब हमने सारे फैक्ट को रखा, वहां पर बहुत आर्गुमेंट हुए, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिनाई कर गई, तब जाकर के अभी हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। उसमें भी ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, न तो उस परिवार के सदस्य को नौकरी दे रहे हैं और ना ही उस परिवार को ये रिलोकेट कर रहे हैं। वो परिवार आज एक तरीके से इनलीगल डिटेंशन में है, वहां पर कैद है 2 साल से। जी, आप तो ये एक एक करके कई सवाल हैं और कई प्रदेशों का सवाल है, इसलिए जाटव जी ये तमाम बातें मिलती हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश का सवाल उठाया सीमा समृद्धि ने, बिल्किस का सवाल उठाया उन्होंने, और इन सब मामलों में ऐसा लगता है जैसे इंसाफ नहीं मिला अभी तक। और इसलिए सवाल है कि इस मामले में क्या इंसाफ होगा, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तारी तो सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, उसके आगे पूछताछ होती, क्योंकि अगर आरोप लगे हैं और अब आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए तो वो जो पीड़ित हैं उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही ये अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और देखेंगे कि आगे इस मामले में क्या होता है। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरा राजनीतिक टकराव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बना ही हुआ है। ब्रेक के बाद
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लाया गया कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। बीजेपी विधायकों की गैर हाजिरी में हुई वोटिंग में केजरीवाल के समर्थन में 58 आप विधायकों ने वोट किया, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं आया। 70 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। विधानसभा में कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला के साथ बहस करने के बाद बीजेपी की 3 विधायकों को पूरे सत्र के लिए मार्शल की मदद से निकाल दिया गया। इसके बाद बाकी विधायक भी वॉकआउट कर गए। विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि 3000 साल के मानव इतिहास में अगर किसी एक दल पर सबसे ज्यादा केस हुए हैं तो वो है नई नवेली आम आदमी पार्टी। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। इस तरह के झूठे सच्चे केस कर करके, इंक्वायरी कर करके मिलता क्या है इनको? सबसे ईमानदार मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं। हमारे 49 MLAs के ऊपर 169 केस हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 3000-4000 वर्ष का मानव इतिहास है। 3000-4000 वर्ष के पूरे विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रताड़ना आम आदमी पार्टी पे हुई है। अरविंद जी गलत। 3000-4000 वर्ष की ये जो मानव इतिहास है, उस मानव इतिहास में सबसे बड़ी यूटर्न पलटू पार्टी कोई है तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी। कट्टर ईमानदार पार्टी बनेंगे ये कह के निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए, इसका अगर जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व के 3-4 हजार वर्षों के मानव इतिहास में देखना है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। तो इन दोनों के बीच ये टकराव जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम और उसके बाद मुंबई के मुंबादेवी इलाके में MNS नेताओं ने एक बुजुर्ग महिला के साथ की है मारपीट। मुंबई के मुंबादेवी इलाके में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अधिकारियों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की है। प्रकाश देवी की एक दवा की दुकान है और MNS के नेता उनकी दुकान के सामने लकड़ी के खंभे लगा रहे थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने इसका विरोध किया है प्रकाश देवी ने, और इसकी बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना के वायरल वीडियो में MNS के पदाधिकारी विनोद अर्गले बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये बदतमीजी देखिए कि एक बुजुर्ग महिला के साथ किस तरह की मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की की है और वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया, सब दर्शक बनकर देखते रहे। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि विनोद अर्गिले ने उनके साथ मारपीट तो की, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने गाली गलौज भी की। पीड़ित महिला की गलती ये थी कि उन्होंने अपने दुकान से हटाकर खंभा लगाने की इन लोगों से अपील की थी। मुंबई के मुंबादेवी इलाके की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है उसके वहाँ के जो विभाग प्रमुख हैं एक महिला को थप्पड़ मारते और उन्हें धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है ये 28 अगस्त का है। दरअसल वो महिला का वहीं पर दुकान है, उनकी एक मेडिकल शॉप है और उस दुकान के ठीक बाहर वहाँ पर एक खंभा लगाकर वहाँ पर एक पोस्टर लगाने की कोशिश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से की जा रही थी। महिला ने जब इसका विरोध किया कि आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं, तब न केवल उन्हें मारा गया बल्कि उन्हें गंदी गालियाँ भी दी गई। और ये सब दिन में हुआ जब उनके आसपास बड़े पैमाने पर भीड़ भी इकट्ठा थी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल 28 तारीख की ये घटना है। 31 तारीख यानी बुधवार के दिन जो महिला है वो पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची, जिसके बाद महिला का
मेडिकल भी करवा लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और जिस तरह से कोई उस भीड़ में से महिला को बचाने नहीं आया है, ये भी एक चिंता की बात है। बहरहाल अब पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना अहम होगा। और दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से भी क्या इस शख्स पर, जिसका जो विभाग प्रमुख है उनका नाम विनोद अरगिले है, क्या इनके ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। फसलों को नुकसान हो रहा है। गंगा नदी यहां पर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। देखिए अजय सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। हम इस समय बलिया में हैं और अगर हम यहाँ पर बलिया की सड़क पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो एकदम जो ये अगर हम बगल में दिखाएं तो ये लबे सड़क है। अगर हम ये दिखाएं तो ये देखिए ये सड़क है, ये मेन सड़क, और जरा सा भी अगर हम कैमरा पैन करते हैं तो वो जो है आपको पानी में आ जाएगा। सड़क से जो है वो हम पानी में आ जाएंगे अगर हम इस तरीके से पैन करते हैं तो यानी आप एकदम सड़क के किनारे जो है वो गंगा का पानी है। और यहाँ पर जो है इलाके में हालात ये है कि इतने मतलब जो है हर जगह इतने पानी है कि जिनके यहाँ अगर कोई गमी भी हो जा रही है तो मिट्टी को जो है वो अंतिम संस्कार करने के लिए भी सूखी जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये लोग नाव से ले जा करके आगे कहीं जगह ले जा करके उसका क्रेमेशन करेंगे, नाव पर ले जा करके यहाँ पर हैं वो लोग। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाढ़ के ले करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो लोग जो हैं बहुत से बाहर से आए हैं, वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बाढ़ का के पानी को देख रहे हैं, वो चीज़ें हैं क्योंकि सड़क से एकदम सटा हुआ है। अगर आपको दूर अगर हम आपको दिखाएं ले जा करके दूर, अगर हम उस साइड दूर अगर जा करके देखते हैं तो जो खेत हैं, खेत में एक तरफ अगर हम आपको बताएं तो मक्के की जो खेती हुई थी वो पूरा उसमें डूब गई है। हमारे साथ जो है वो करुणा सिंधु है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि करुणा जी बताइए कि बलिया में इस बार के बाढ़ का क्या हाल है। देखिए बलिया में पिछली दफ़ा जो बाढ़ आई थी उससे हालांकि कम अभी बाढ़ है, रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन 2 तहसीलें बलिया के मुख्यतः बलिया सदर और बैरिया तहसील मुख्य रूप से प्रभावित हैं, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 30-35 गांव ऐसे हैं दोनों तहसीलों को मिला करके जिसमें बाढ़ से प्रभावित हैं। अच्छा, तो खतरे के निशान से कितनी ऊपर बलिया में है? खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर ऊपर आगे ऊपर बह रही है गंगा जी, बह रही है जी। और फसलों का नुकसान का क्या, अभी आपसे जो बात हुई होगी जिलाधिकारी वगैरह ने क्या बताया कितना हुआ? फसलों का नुकसान का अभी आंकड़ा तो आया नहीं है, जिला प्रशासन का कभी आया नहीं है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हाँ फसल नुकसान जरूर हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इधर बाढ़ से भी नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ सूखा से भी नुकसान हुआ है। यही हाल जो है वो पूर्वांचल से लेकर के कई जगहों पर है। एक राहत की बात यह है कि पिछले दिनों गंगा के पानी में ठहराव नजर आया है। इलाहाबाद में भी पानी में जो ठहराव है और अब जो है वो कम हो रही है। बनारस में भी जो है जो गंगा बढ़ रही थी वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होना शुरू हुआ है, घटना शुरू हुआ है। जाहिर है कि जब इलाहाबाद और बनारस में गंगा का पानी घटने का मतलब हुआ कि उसके आगे गाजीपुर, बलिया होते हुए, पटना होते हुए जब गंगा आगे बढ़ेगी तो होगा। तो अभी बलिया में उसका दबाव जरूर नज़र आ रहा है बाढ़ का, लेकिन पीछे से चूंकि पानी नहीं बढ़ रहा है तो अब जो है वो पानी में ठहराव आ गया, बढ़ नहीं रहा है। और जहाँ पर है गंगा वहीं पर अभी स्थिर है। तो वो लेकर के अभी आप वो जो है जरूर जो है वो एक राहत की बात है कि गंगा में अभी पानी का बढ़ाव नहीं हो रहा है। हालांकि बलिया में खतरे के निशान से तकरीबन 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। बलिया से करुणा सिंधु के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।